लैब। तो राजयोगा थॉट लैब क्या करता है? राजयोग, जैसे मान लीजिए आप किसी को बोलिए कोई जॉब करते हैं, जैसे आप आज भी नहीं आए हैं, बहुत सारे दिन आपने बोला भी होगा लेकिन वो नहीं आ पाए हैं। कोई जॉब करते हैं, कोई स्टूडेंट है, अब उनसे बोलो कि भाई आप सेंटर आएंगे, तो बोलेंगे भाई हम सुबह 9 बजे से और शाम को 6 बजे तक तो जॉब में रहते हैं, इंस्टीट्यूट में रहते हैं, कोचिंग में रहते हैं, या फिर जो कॉलेज है या जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी हमारा जो वर्किंग प्लेस है वहाँ हम रहते हैं, तो हम आ नहीं सकते, हमारे पास समय नहीं है। तो राजयोगा थॉट लेबोरेटरी ने बहुत अच्छा प्रावधान दिया है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कॉलेज में, जहाँ पर भी आप वर्किंग प्लेस में जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहाना ही आपका ख़त्म हो जाएगा। तो किस तरीके से वर्किंग प्लेस में हम इन सब चीज़ों को करते हुए समझ सकते हैं और किस तरीके से अपने आइडियाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, ये राजयोगा थॉट लेबोरेटरी ने हमको दिया। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि हमको अगर वास्तव में दलदल से अगर उनको निकालना है तो वहीं जा कर के उनको हाथ देना पड़ेगा। यहाँ देख करके हम यहाँ से हमको शुभकामना दें, वो तो काम करेगी, लेकिन हाथ तो वहीं आपको उनको देना पड़ेगा, आपका हाथ पकड़ के वो निकल पाएंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब हम बात करेंगे अभी धीरे अगले सेशंस में काउंसलिंग की, तो वहाँ पे हमको पता चलेगा कि वास्तव में यूथ की क्या क्या समस्याएं हैं। कुछ एक्टिविटीज़ भी हम करेंगे जिससे हमको पता चले कि यूथ के पास जाकर के हम किस तरीके से सेवाएं कर सकते हैं। क्योंकि हमारी मेंटलिटी, हम चाहते हैं कि जो हमको आता है हम उनको बता दें, उनको जो चाहिए हमको उनको वो देना है, उनकी मेंटलिटी उनके लेवल से खुद को सेट करना है, उनकी जो आवश्यकता है उनको उस चीज़ को लेकर के जाना है। उनको षष्ठी चक्र, उनको गोला झाड़, उनको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। उनको थोड़े समय की शांति सुख चाहिए। हम उनको किस तरीके से शॉर्ट टाइम में और मेडिटेशन सिखा दें या उनको शांत अनुभव करा दें, वो फिर उसके बाद का प्रोसेस है वो आगे आकर के क्या करेंगे, लेकिन पहले उनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ उनको चाहिए। तो चलते हैं राजयोगा थॉट लेबोरेटरी के थ्रू। तो राजयोगा थॉट लेबोरेटरी जो है वो फर्स्ट टाइम दिल्ली में उर्मिन दीदी के द्वारा शुरू किया गया था, गुड़गांव में। तो ये एक कंसेप्ट था जिसमें कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ बाबा के बच्चों ने साइंटिस्ट के साथ मिलकर के एक प्रोजेक्ट बनाया, किस तरीके से हम साइंटिफिकली अप्रोच करके, संकल्पों के ऊपर काम करके और इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अभी जब हम आगे आपको बताएंगे तो उसमें एक एक संकल्प, जैसे किसी को थोड़ा 1 मिनट के लिए भी डर लगा तो आप पता लगा सकते हैं उसके पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में। किसी ने झूठ बोला, उसके पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, या ये भी पता लगा सकते हैं। ठीक है भाई जी, इसको आगे बढ़िए। तो राजयोगा थॉट लेबोरेटरी का कंसेप्ट क्या है, इसके अंदर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, वर्तमान समय में कोई भी चीज़ जब प्रत्यक्ष होती है उसी को माना जाता है। लोग बोलते हैं कि यार अच्छा आप ये काम करके करके दिखाओ तब मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो कोई प्रैक्टिकल चीज़, जैसे हमारे इस पार्क विंग में भी आप लोग जानते होंगे, जब आप गए हैं ऊपर तो वो आपका उंगली रख के और आपका थॉट्स और ब्रेन को चेक करते हैं और उसकी थॉट ऑफ फ्रिक्वेंसी या संकल्पों की कितनी आपकी रफ्तार चल रही है, वो सब चीज़ों को चेक करते हैं। उसमें दिखाते भी, देखो आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा आ रहा है, देखो आपका ठीक आ रहा है, आपका रिलैक्सेशन ज़्यादा आ रहा है, अच्छा है, अच्छी बात है। तो वो सब चीज़ें दिखाते हैं। तो हम मेज़रमेंट करके, ठीक है, जैसे डॉक्टर मेज़रमेंट करता है, इनको इतना बुखार है, इनको इतनी समस्या है, ठीक है, तो वो मेज़रमेंट करके हम कैसे पता लगा सकते हैं, वो सारा कंसेप्ट ये है कि सर हम पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर कैलकुलेशंस करेंगे कि हाँ इनका इतना है, इनका इतना है, फिर कंपेयर करेंगे, अच्छा नॉर्मल तो इतना है, आपका इतना ज़्यादा आ रहा है। नॉर्मल ह्यूमन का इतना होता है स्ट्रेस लेवल, थोड़ा सा होता है, चलो मान लिया, लेकिन आपका ज़्यादा आ रहा है, कुछ ना कुछ समस्या तो है आपके अंदर। तो हम उस कंसेप्ट को इस तरीके से समझते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसको
देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि हाँ आप जो है कितना आगे जा रहे हैं और कितना कम जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद राजयोग थॉट लेबोरेटरी के लिए हमको जो जगह जो चीज़ें चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए एक मेडिटेशन रूम जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आजकल हर इंस्टीट्यूट में अगर आप जाकर के बोलेंगे कि आप एक काम कीजिए, आपके इंस्टीट्यूट में एक छोटा सा जगह एक रूम दे दीजिए और उसमें उसको मेडिटेशन रूम बनाइए, तो आप अगर वहाँ पे जाकर के प्रपोजल देंगे आपको 90% लोग हाँ बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, मेडिटेशन तो ज़रूरी है। वर्क प्लेस में 9 घंटे की अगर वो जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे कर रहे हैं, तो 15-20 मिनट वो मेडिटेशन के लिए आपको वो लोग देंगे, वो लोग चाहेंगे। क्योंकि कोई भी डायरेक्टर या कोई भी जो कंपनी का जो मालिक होगा वो ये नहीं चाहेगा कि मेरे लोग स्ट्रेस में काम करें, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, 15-20 मिनट 25 मिनट वापस काम में वापस उसी तरीके से उसी एनर्जी से लग जाए। तो वो हर एक, चाहे वो कंपनी है चाहे वो इंस्टीट्यूट है, और स्पेशली यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल और डायरेक्टर होते हैं वो तो आपको 100% हाँ करेंगे, क्योंकि उनको पता है बच्चे जो हैं वो काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो उनके और अरेंजमेंट्स हो, चाहे वो उनके और रिलेशनशिप्स हो, चाहे किसी अलग अलग तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो ये सबसे पहले मेडिटेशन रूम, फिर वहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है थॉट लैब के अंदर, बच्चे वहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव चीज़ों की पॉजिटिव स्टडी, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक क्लासरूम होता है और एक लैब होती है। एक क्लासरूम भी होता है, इसमें क्लासेस होती है, ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके कोर्सेज भी अलग अलग चलाए जाते हैं। कभी कभी जैसे हिंदी इंग्लिश का कोर्स कंपलसरी होता है बच्चों को पढ़ना, उसी तरीके से आजकल ये कर दिया है कि बच्चों को वैल्यू एजुकेशन का कोर्स कंपलसरी कर दिया है। जैसे हम बात करें कोटा राजस्थान से, जैसे हम आए तो कोटा राजस्थान में कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। उसी ईयर से, मतलब ये अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, 5-6 महीने पहले की बात है, तो इसी ईयर से वहाँ पे वैल्यू एजुकेशन का कोर्स कंपलसरी हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासरूम होता है, क्लासरूम में भी वो जो कोर्स कंपलसरी किया हो, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को आना ही आना है वहाँ पे, वो पास होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज उसमें उनको पास होना ज़रूरी है। उसके बाद रिसेप्शन है और एक काउंसलिंग रूम है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ काउंसलिंग भी है। हम बच्चे का पता लगा पाए, कुछ चीज़ों का हमको ज्ञान हो, वो बच्चा हमको आगे से आकर के बता पाए कि हमारी क्या समस्या है, हम बच्चों से अच्छे से कनेक्टेड हों। ठीक है, तो राजयोग थॉट लेबोरेटरी का ऑब्जेक्टिव क्या, चाहते क्या है हम इसके थ्रू करना, तो सबसे पहले हम उनको एक मेडिटेशन और मतलब मेडिटेशन सीखने के लिए और आध्यात्म के लिए एक जगह देना चाहते हैं। उनको जीवन में जब से बड़े हुए तब से पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको आध्यात्म के लिए और मेडिटेशन सीखने के लिए कोई राइट प्लेस, कोई अच्छी जगह अभी तक नहीं मिली है। तो हम उनको वो जगह प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि उनकी शारीरिक के साथ आत्मिक उन्नति हो। शारीरिक उन्नति या हम जो दुनिया वाली एजुकेशन पढ़ते हैं वो भौतिक सुख साधनों के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हमारा इनर वर्ल्ड, हमारा आंतरिक जगत जो है उसको कैसे ठीक रखना है, मन बुद्धि को कैसे ठीक रखना है, इसके लिए हमको आध्यात्म का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो हम उनको मेडिटेशन और स्पिरिचुअल कंसेप्ट के लिए करते हैं, फिर वो अपने अंदर की शांति को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम उनको वो सब चीज़ें सिखाते हैं, वो टेक्निक सिखाते हैं, छोटे छोटे मेथड सिखाते हैं। उसके बाद हम उनको बता सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग डायमेंशंस भी हैं, मतलब अलग अलग तरीके, आप इस तरीके से भी जुड़ सकते हैं। आप मतलब आध्यात्म के साथ कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके भी जुड़ सकते हैं। सुबह थोड़ा मेडिटेशन किया, रात को सोने से पहले मेडिटेशन किया, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके आप आध्यात्म से कनेक्टेड रह सकते हैं। क्योंकि जब तक आप कोई भी काम कर रहे हैं, परेशान तो हो रहे हैं, आप किससे पूछो कि आप जॉब करते हैं, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, परेशानी होती है, पढ़ाई से आप लोग जो है दुखी हैं, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल। तो बोला फिर भी कर रहे हो, बोला हाँ क्या करें, करना पड़ता है। तो
क्या है, उनको मेडिटेशन, जैसे वो इतना बोझ जो लिए चल रहे हैं, मेडिटेशन को थोड़े टाइम के लिए क्या करता है, उस बोझ से मुक्त करता है। क्योंकि उस समय हम क्या करते हैं, पहली ही चीज़ जैसे हम कमेंट्री में भी सुनते हैं कि सारी चीज़ों से डिटेच हो जाएंगे। तो जब आप चीज़ों को छोड़ करके अलग आएंगे तो आपको हल्का अनुभव होगा। तो जब शुरू में ही पहले दिन ही जब बच्चे आते हैं, हमारा बहुत अच्छा अनुभव है कि पहले दिन ही जब बच्चे आते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, या ये वातावरण ही ऐसा बना हुआ है कि वो बात उनको वो वातावरण ही उनको उस चीज़ों से क्या कर देता है, डिटेच कर देता है। और वो अनुभव वो सालों साल नहीं भूलते। अगर मान लीजिए एक बार करके चले भी गए, वो अनुभव कभी नहीं भूलेंगे। और आप सभी को पता होगा, इस संसार की हर एक आत्मा को आकर के यहाँ पे अनुभव करना ही है। तो ये है। उसके बाद हम उनको रिसर्च इस चीज़ में, जैसे हम पता लगा सकते हैं, 10 लोगों का टेस्ट किया, 10 लोगों में जैसे हमारा स्पार्क मेंटल्स होता है, हमारे पास गैजेट्स होते हैं, 10 लोगों का टेस्ट किया, 10 लोगों में से 8 लोग डिस्टर्ब आ रहे हैं, 2 लोग थोड़ा ठीक ठाक आ रहे हैं, तो हम रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। प्रोजेक्ट भी हो गया, रिजल्ट निकाला गया, 80% लोग जो है वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। आज से 11 साल पहले, 12 साल पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में एक ब्रांच ओपन हुई थी, साइकोसोमेटिक ब्रांच। उन्होंने बताया था कि जितनी भी सारी समस्याएं संसार के अंदर अभी चल रही हैं, उनमें से 95% बीमारियां और समस्याएं किसकी वजह से हैं? संकल्पों की वजह से, थॉट्स की वजह से। कोई भी बीमारी है, कोई भी चीज़ें हैं, होता क्या है, अगर आप इसका कंसेप्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा दुनिया में जो लोग ये मतलब खराब जो चीज़ें खाते हैं, इंटेक करते हैं, जब नेगेटिव सोचते हैं तो ये चीज़ें कलेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो नेगेटिव सोचने से वो सारी चीज़ें एकदम कलेक्ट होना शुरू हो जाती है, और किसी को कैंसर और किसी को डायबिटीज़ और किसी को मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। आप जब थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो किसी भी इंसान से बात करके आप उसको ये भी बता सकते हैं कि हाँ, आपके अंदर क्या समस्या होने वाली है। अगर आप इसी तरीके से टेंशन लेते रहे, रात को जागते रहे, बहुत रात को टेंशन में बहुत टाइम तक जागते रहे और चीज़ों को आपने रिजोल्व नहीं किया, तो आपको क्या क्या समस्याएं होने वाली हैं। तो इस तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट उनका होता है, उनकी आंतरिक उन्नति होती है राजयोगा के द्वारा। और उनको एक ऐसा उसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे वो है, उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, और अपने अंदर की वैल्यूज़ को, अपने अंदर की आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए उनको एक साधन मिल जाता है, और वो अपने कोई भी एडिक्शन से या कोई भी चीज़ से मुक्त होना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये चेयर है जिस पर मैं बैठा हूँ, अब ये चेयर ऐसी है कि इस पर कोई ना कोई बैठा ही होना चाहिए। हमारे संकल्प भी ऐसे ही होते हैं, संकल्प बंद तो नहीं हो सकते। तो अगर आप पॉजिटिव लाना चाहते हैं तो नेगेटिव को हटाना पड़ेगा, पॉजिटिव को बिठाना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई एडिक्टेड जब होते हैं तो उनको उसी लेवल पे प्लेजर चाहिए, उसी लेवल की खुशी चाहिए, उसी लेवल का आनंद चाहिए जो उस एडिक्शन से मिल रहा है, लेकिन उनको उस चीज़ के लेवल की कोई दूसरी चीज़ मिलनी चाहिए, तब जा कर के वो उसको छोड़ेंगे। तो जब हमने ट्रेनिंग किया था तो हमने देखा 99%, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल भी है, 99% लोग राजयोगा मेडिटेशन से मुक्त हुए हैं और उन्हें वापस दोबारा उस एडिक्शन की तरफ नहीं गए, बशर्ते उन्होंने मेडिटेशन को कंटिन्यू किया। तो क्या हुआ, ब्रेन से उनके अंदर वो केमिकल रिलीज होना शुरू हो गए, हैप्पी हार्मोन्स जिनको बोलते हैं। तो ब्रेन से उनके अंदर केमिकल रिलीज होना शुरू हो गए, जो पहले वो जो भी कुछ चीज़ इंटेक कर रहे थे, जो भी चीज़ ले रहे थे जिससे एडिक्शन था, वो ले रहे थे। तो एडिक्शन से भी फ्री होते हैं इसके थ्रू। हाँ भाई, ठीक है। राज इसका फर्स्ट जो कि हर एक इंडिविजुअल, कोई एक पर्सनल अगर किसी एक के बारे में सोचे, उसके अंदर मौलिक रूप से, उसके अंदर बौद्धिक रूप से, उसके अंदर शारीरिक रूप से, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से, हर तरीके से उसके अंदर उन्नति होती है एक आत्मा के अंदर, अलग अलग तरीके सारी, मतलब उसकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट उसका यहाँ पे हो रहा है।
राजयोगा मेडिटेशन और थॉट लैब के थ्रू जो कंसेप्ट हम दे रहे हैं, ओवरऑल हमारी प्लानिंग ही इसी तरीके से है कि उस बच्चे की हर एक तरीके से उन्नति होगी, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी सकारात्मकता, उसकी क्रियात्मकता बढ़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम अलग जो जो एक्टिविटीज़ कराते हैं उनमें सबसे मेन फर्स्ट एक्टिविटी काउंसलिंग। 1-to-1 हम वेट करके उस जो भी बच्चा है उससे बात करते हैं कि आपकी क्या चीज़ है, क्या समस्या है, किन सब चीज़ों से आप सफ़र कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। उन सब बातों को, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उनको उसी तरीके का मेडिटेशन कराते हैं। ठीक है, उसी तरीके की बातें हम उनको बताते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के लिए चीज़ें अलग है। बाबा ने बताया ना कि 7 दिन की भट्टी पर हर एक को बिठाना चाहिए, वो भी अलग है। तो हर एक की अलग अलग अच्छे से काउंसलिंग होती है, हर एक से अच्छे से बात की जाती है, उसकी समस्या को समझा जाता है और समस्या को समझने के बाद अपने अनुसार नहीं, जिस अनुसार वो कर सकता है, जितना जितना वो थोड़ा थोड़ा कर सकता है उसके अनुसार उसको समाधान दिया जाता है। उसके बाद कुछ स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट, छोटी छोटी चीज़ें उन बच्चों से करवाई जाती है ताकि उनकी क्रिएटिविटी बढ़े, उनका बुद्धि और व्यर्थ से निकल कर इधर की तरफ आए और वो जो है अच्छा भी फील करते हैं इन सब चीज़ों को करके। फिर वैल्यू गेम्स और उनके मतलब कुछ उनको स्टडीज़ के लिए दिया जाता है, कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ चीज़ें सीखने के लिए दी जाती हैं। तो इस तरीके से वो बच्चों के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। पहले उनको एकदम भारी भारी सा लग रहा होता है, फिर जब ये चीज़ें वो करना शुरू कर देते हैं तो उनको हल्का हल्का लगना शुरू हो जाता है, वो काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, है ना। सारी चीज़ें नहीं हैं, मतलब बिल्कुल न्यू है सब चीज़ें। फर्स्ट है केराडा स्कैनर। केराडा स्कैनर क्या करता है, आपकी बॉडी का पूरा हर एक चीज़ को स्कैन करता है और उसके थ्रू एज बताता है, कितनी एज आपकी है। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर होते हैं, तो जो ज़्यादा सोचते हैं उनकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है, आप देखना। और जिनकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है, ठीक है, उनकी एज ज़्यादा है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये मेज़र करता है। जितनी एज है उससे ज़्यादा एज अगर आपकी आ रही है, इसका मतलब वो लोग स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, ओवर थिंकर है। ये केराडा स्कैनर ये इस चीज़ को मेज़र करता है। उसके बाद है म्यूज़। म्यूज़ जो है ये आपके ब्रेन पे इस तरीके से लगाया जाता है, हेयर बैंड टाइप होता है, इसे सीधा लगाया जाता है फोरहेड से अंदर की तरफ और यह कान तक जाता है चश्मे से। तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो आपकी थॉट्स को मेज़र करता है, कितनी थॉट्स चलती हैं। क्योंकि जैसे आपकी थॉट्स चलती है, इधर ईयर के पीछे से हमारे नर्व्स कुछ जा रही होती है, वो जो है फड़कना शुरू कर देती है, वो जो है उनका मूवमेंट होता है। उससे आप पता लगा सकते हैं कि इनकी थॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, थॉट की फ्रीक्वेंसी से हम बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। ज़्यादा थॉट्स अगर चल रही है, इसका मतलब पर मिनट जो थॉट्स हैं अगर वो ज़्यादा है, इसका मतलब उसका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। कम है, जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी सी कम है, इसका मतलब वो थोड़ा सा रिलैक्स है, नॉर्मल से। तो अलग अलग ब्रेन वेव रिदम्स होती है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। नॉर्मल हमारी बीटा होती है जो दुनिया में मानते हैं। जो मेडिटेशन करने वाले होते हैं उनके लिए नॉर्मल अल्फा होती है। उसके बाद जो मेडिटेशन में अच्छी अप्रोच गेन कर लेते हैं उनकी थीटा, और फिर उससे भी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रो EMG होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटोग्राम होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राम होता है। ये क्या करता है, आपका हार्ट का जो फंक्शन है, कितने दिल की धड़कन आपकी चल रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे हमको डर लगता है कभी कभी, तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, या कोई बहुत वर्क ऐसे कर लिया होता है फिजिकली तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो दोनों ही चीज़ें, संकल्प अगर आपके तेज चल रहे हैं तो आपकी बॉडी के उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देगी और आपकी हार्ट बीट फिर भी फास्ट हो जाएगी। तो इससे भी हमको पता लगता है कि हमारी थॉट्स का बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम।
इलेक्ट्रोएन्साइक्लोग्राम क्या करता है, आपकी ब्रेन वेव्स को मेजर करता है, आपकी ब्रेन वेव का पैटर्न क्या है, ठीक है, ब्रेन वेव किस तरीके से आपकी आ रही है, वो जो आपने देखा होगा टीवी में मूवीज़ वगैरह में भी, तो ये होता है इलेक्ट्रोएन्साइक्लोग्राम। उसके बाद VR बॉक्स होता है, ये विजुअलाइजेशन के लिए होता है। जब मान लीजिए कोई किसी को बहुत थॉट्स चलती हैं, वो विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, तो विजुअलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, एक बैंड की तरह आंखों पे इसको लगा देते हैं, पीछे की तरह, पीछे जैसे लगा हुआ है आप देख भी रहे हैं, तो वो मोबाइल इसके अंदर रख देते हैं और एक जैसे हम कमेंट्रीज लगा करके और विजुअलाइजेशन चल रहा है, परमधाम चल रहा है, सूक्ष्मतन चल रहा है, या वो कैसे आत्मा शरीर से निकल करके जा रही है, विजुअलाइजेशन के लिए उनको कुछ दिन 4, 5, 10 दिन उनको ये इससे करवाते हैं, फिर उनका विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाता है। उसके बाद है बायोवेल डिवाइस। बायोवेल डिवाइस सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे जो है कॉस्टली भी है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है। बायोवेल डिवाइस ऑरा मेजर करती है, हमारे शरीर का आभा मंडल जो होता है, हाँ नेक्स्ट, हमारे शरीर का जो ये आभा मंडल होता है इसको मेजर करती है। बायोवेल डिवाइस बेसिकली बेस्ड है, हमने चक्रास सिस्टम देखे होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे चक्रास के बारे में। तो जैसे आपने सुना होगा हमारे शरीर में 7 इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, ठीक है, तो ऐसे करके पूरा आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र तक, है ना, विशुद्धि चक्र, तो इस तरीके से पूरे हमारे बॉडी में 7 इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं जिनको हम चक्रास बोलते हैं। दे आर ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस। आपकी कॉन्शियस, आपका विचार किस प्रकृति का है, आपके संकल्प की क्या मतलब क्या गुणवत्ता है, ये पता लगाने के लिए या ये बताने के लिए इन्होंने चक्रास को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये जो ऑरा स्कैनिंग होता है ये चक्रास पे भी बेस्ड होता है, ये इसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट बताता है, जैसे कौन सा चक्रास कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्टर्ब है, ठीक है। जैसे उसमें बताया पहले वाले में सब इधर उधर जा रहे हैं, सेकंड वाले में बोला कि हाँ फिर भी थोड़ा ठीक है। तो चक्रास का अलाइनमेंट मतलब एक लाइन में नहीं है, जिस तरीके से लाइन में होने चाहिए उस तरीके से नहीं है, तो ये बताया जाता है। फिर हेल्थ स्टेटस आपका बताया जाता है इसके अंदर कि किस किस शरीर के अंदर किस जगह क्या समस्या है। तो जहाँ समस्या होती है वहाँ पे ऑरा डिस्टर्ब होता है। ऑरा अगर आप सब जानते हो सकता है नहीं जानते हो, तो शॉर्ट में आपको बता दें, ऑरा जो होता है हमारे शरीर से निकलने वाला प्रकाश होता है, उसको ऑरा कहा जाता है। तो मान लीजिए जैसे ये हाथ से इस पार्ट से ऑरा नहीं निकल रहा है, ठीक है, आपके हाथ के इस पार्ट से लाइट नहीं निकल रही, इसका मतलब ये यहाँ पे कोई दिक्कत है। इसका एक एग्जांपल आपको बताते हैं। एक बार क्या होता है, एक पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, वो बोलता है मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने सब टेस्ट कर लिए, लेकिन होता इस तरीके से है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं नज़र आती है, तो उसको पेन किलर दे करके भेज देते हैं। फिर 2 साल बाद वो फिर आता है, बोलता है डॉक्टर साहब अब तो मुझसे दर्द जो है सहन नहीं हो पा रहा है, क्या करें। फिर टेस्ट किया तो पता चला उसको कैंसर हो गया, वो भी 3rd स्टेज। और उसको बोलता है बस तुम्हारे पास 1 घंटा है। बोला तुम पहले आ जाते तो बच हो सकता था, तुम बच जाते। तो बोलता मैं आया था पहले, 2 साल पहले भी आया था, आपने बोला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ये प्रॉब्लम हम ऑरा से पता लगा सकते हैं कि किसके शरीर में कहाँ पे किस जगह क्या दिक्कत है। अब वो वहाँ तो वो बच नहीं सकता। एक्चुअल में ये जो बायोवेल डिवाइस थी जिसके बारे में हमने आपको बताया, ये बनाई गई थी जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं, वहाँ तो कोई हॉस्पिटल होता नहीं है, तो वहाँ पे उनका ऑरा मेज़र करते हैं। वो जो एक बॉक्स था उसके अंदर उंगली डालते हैं और उससे एक बहुत छोटा सा अमाउंट ऑफ करंट आपके अंदर फ्लो होता है, बहुत छोटा सा, आपको पता भी नहीं लगेगा, और वो आपकी पूरी बॉडी का ऑरा ले लेता है। इस तरीके से जैसे है ना, ये वाला ऑरा अच्छा है, वो ब्रेक हो रहा है उधर वाला, ठीक है, इसमें पूरी लाइट जा रही है, उधर वाले में जगह जगह से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी फील्ड स्टेटस, इससे हमको पता लगता है कि आपका एनर्जी जो है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो
तो पहले वाले का वो उस तरीके से आता है, चक्रास, इधर डिस्टर्ब, वो उधर डिस्टर्ब, वो इधर डिस्टर्ब। सेकंड वाले में थोड़ा सा ठीक है, हर एक अपने अपने प्लेस पे, बिल्कुल नहीं है लेकिन उन्होंने बिल्कुल एकदम सीधा लाइन में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको मान लिया कि हाँ ये थोड़ा ठीक है उसके कंपेरिजन में। तो ओरा इस तरीके से होना चाहिए। अगर इस तरीके से ओरा आ रहा है, इसका मतलब जहाँ जहाँ से ब्रेक हो रहा है वहाँ वहाँ, जैसे उधर उसकी गर्दन में समस्या है, इधर वो उस वाले हाथ में समस्या है, इस वाले हाथ में इधर नी के पास, मतलब ये कौनी के पास समस्या है। तो इस तरीके जहाँ जहाँ ब्रेक हो रहा है वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो भी बता देगा। तो ये जो है ओरा मेजरिंग मशीन है, ये एनर्जी फील्ड को बताता है आपको, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमको बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल सर्टिफाइड और बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी भी इंसान के बारे में सारी बातें बता देते हैं। अब इसी ओरा मेजरिंग मशीन के अंदर अगर किसी इंसान ने 1 मिनट बाद अगर झूठ बोला, तो उसके कुछ सेकंड बाद आपको उसको चेक करो, उसका पहले वाला एनर्जी फील्ड बाद वाले एनर्जी फील्ड में चेंज आ जाएगा। हमको जब ये ट्रेनिंग करवाई गई थी, उस जो स्वामीनाथन भाई जी ने हमको एक बात बताई थी, अगर 2 इंसान हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, आपके पास आया है कि देखो मैं अच्छा हूँ, ये बुरा है, ये हमेशा लड़ता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं अच्छा हूँ, ये बुरा है, ये लड़ता है। दोनों का ओरा चेक कर लो, पता लग जाएगा कौन उनमें बदमाश है। तो इस तरीके से हम वहाँ पे ये सब चीज़ें पता लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चे बनाते हैं इसके अंदर, जैसे ट्विस्टर है। ट्विस्टर जो होता है कंसंट्रेशन का काम है, ज़रा सा भी टच हुआ उसको ले जाना होता है, इसे इसे निकाल के आपने देखा भी होगा, वहाँ पे कंसंट्रेशन का काम होता है। कंसंट्रेशन जरा सा भी आपका ब्रेक हुआ और वो टच हुआ और वो आपका मार्क्स खत्म होता है, एक बार उस पर काउंट आ जाता है, एक बार टच हुआ, ठीक है। उसके बाद एम शॉर्ट, इसमें मतलब शॉर्ट्स में हम किस तरीके से 7 डेज, वो परमधाम दिखाया हुआ है, वो आत्मा के सारे गुण दिखाए हुए हैं, वो सृष्टि चक्र दिखाया हुआ है, वो सीढ़ी का चित्र दिखाया हुआ है। तो ये शॉर्ट में हम किस तरीके से जो है मेडिटेशन सिखा सकते हैं, एम शॉर्ट। उसके बाद माइंड चार्जर, ठीक है। हम इस तरीके से माइंड चार्जर के अंदर क्या होता है, हम इधर से कुछ पॉइंट डालते हैं और वो वैल्यूज़ उधर से हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद है एनर्जी पावर, मतलब आत्मा की जो सारी 8 शक्तियां हैं वो हम वहाँ पे उसका भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, SIM, सोल, इंटेलेक्ट और माइंड। तो ये तीनों का हम वहाँ से एक बटन दबाते हैं, अच्छी चीज़ आई तो सोल पावरफुल हो गई, माइंड में चली गई, और ख़राब चीज़ आई सोल जो है उसकी पावर जो है वो कम हो जाती है, और जो है वहाँ पे रेड कलर दिखाई देता है। तो ये प्रोजेक्ट है वर्च्यू स्कोप, है ना। आपने उसको बटन को दबाया, वो घूमेगा, कौन सी वैल्यूज आपके अंदर है वहाँ पे वो पता लग जाएगा, वर्च्यू स्कोप है। मेमोरी मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये पूरा बनाया हुआ है कि आप किस तरीके से मतलब चीज़ों को याद रख सकते हैं, वो मेमोरी मैट्रिक्स के थ्रू बताया हुआ है। तो ये सारे प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हुए हैं। ये मतलब हमारी तरफ से इंट्रोड्यूस नहीं किए गए, बच्चों की क्रिएटिविटी है, बच्चे वहाँ पे बनाते हैं ये सब चीज़ें, वो दिमाग लगाते हैं। एक बार उन्होंने चीज़ों को सीख लिया, क्योंकि उनका टेक्निकल माइंड है, तो वो चीज़ों को सीख करके उसको अप्लाई भी करते हैं, उसका उपयोग किस तरीके से हम कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को सिखाने में। जैसे व्यर्थ से कैसे मुक्त हो सकते हैं, या व्यर्थ चीज़ किस तरीके से काम करती है, उसके लिए सिम का यूज़ करते हैं। आत्मा की 8 शक्तियों को बताने के लिए हम 8 पावर वाला यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट में राजयोगा मेडिटेशन बताने के लिए एम शॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। कंसंट्रेशन को बताने के लिए एम ट्विस्टर का यूज़ करते हैं। माइंड पावर या माइंड को चार्ज करने के लिए हम ये माइंड चार्जर इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अलग अलग बच्चों ने सोच विचार करके ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद कोर्सेज, इस पे यहाँ पे जो कोर्सेज चलते हैं वो कई बार क्या है कंपलसरी भी किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NIT कुरुक्षेत्र के अंदर हम जब वहाँ पे ट्रेनिंग करवाने गए थे, वहाँ कंपलसरी बच्चों के लिए वो पेपर निकालना कंपलसरी है। कई जगह सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं कि हमने पर्टिकुलर 3 दिन 4 स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, 4 दिन का कोर्स बनाया, उसमें बच्चे आए, इंस्टीट्यूट के भी आए, बाहर से भी आए,
फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, बच्चे बाहर से आए, तो मतलब टीचर्स आए, इंस्टीट्यूट के भी आए, बाहर से भी आए। तो हुआ इस तरीके से कि हमने उनको जो है ट्रेंड किया और ट्रेंड करके सर्टिफिकेट देके उनको भेज दिया। तो इनमें इनहेंस माइंड पावर थ्रू राजयोगा, माइंड पावर को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, मेडिटेशन के कोर्सेज होते हैं, उसके बाद राजयोगा थॉट लैब का सिलेबस तो है ही जिसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेसेस हैं कि हम किस तरीके से जो है सबसे पहले हम इसको स्टेबलाइज किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो जगह है राजयोगा, कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट ने हमको बोला बहुत अच्छा आइडिया है, आपने उनको ये सब चीज़ें बताई, उन्होंने बोला बड़ा अच्छा आइडिया है, आप एक काम कीजिए, हमारे यहाँ आपका राजयोगा थॉट लैब जो है स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले वहाँ जाएंगे और वो जो जगह आपको दे रहे हैं उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको जितनी जगह हमको चाहिए, हमको मिनिमम 1000 से 1500 स्क्वायर फीट तक की जगह चाहिए, तो उतनी जगह है, वो सूटेबल है, उसमें अलग अलग पोर्शन बन जाएंगे, जितनी सब चीज़ें हमको, जितना लेआउट हमको चाहिए वो हो जाएगा। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फिर जो हम वहाँ पे रिसोर्स पर्सन है जो जाएगा, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ पे उस जो थॉट लैब को कौन जो है वो कंडक्ट करा सकता है, कौन उसको चला सकता है, ठीक है। उसके बाद उसका 3D लेआउट डिज़ाइन हमको बनाना है, उसका जो है जो जगह हमको मिली है उसका वीडियो, उसका मतलब जितना उसकी लेंथ और जितना उसकी हाइट सब कुछ है वो हमको बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग पोर्शन बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑफलाइन फिर हम ट्रेनिंग वगैरह करवा पाएंगे वहाँ पे। तो ऐसे करके इनॉग्रेशन वगैरह करवा करके और इस तरीके से प्रोसेस चलेगा सारा। तो रेगुलर फिर एक्टिविटीज़ चलेंगी और फिर रिपोर्ट वगैरह हमको एडमिशन वहाँ पे कितने आ रहे हैं, क्या है, कौन बच्चा आ रहा है, उनकी सबका रिपोर्ट वगैरह सब मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रपोजल भी होता है थॉट लैब के लिए, हम एक उनको प्रपोजल देते हैं, उसका भी मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड करा दूँगा कंटेंट। तो एक प्रपोजल हम उनको देते हैं कि ऐसा ऐसा ब्रह्मा कुमारी इतनी सारी विंग्स में से एजुकेशन विंग जो है ये करा रहा है। 2014 में एक प्रोजेक्ट ये उसमें दिया गया था CSIR में, और वो जो है 43 लाख रुपये CSIR ने दिए थे और जयपुर में ये स्टेबलाइज हुआ था। वहाँ पे स्पिरिचुअल रिसर्च सेल के नाम से, SRC के नाम से स्टार्ट है, JCRC जयपुर में, जो मुकेश भाई जी वहाँ पे देखते हैं। उसके बाद ये 2022 में राइस प्रोजेक्ट के नाम से अभी जो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने इसको वापस से इनोग्रेट किया है। राइस प्रोजेक्ट अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो उसमें आप देखेंगे एजुकेशन विंग के अंदर जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने वापस राइस प्रोजेक्ट के अंदर में थॉट लैब को मतलब इंट्रोड्यूस किया था। तो इस तरीके से हम प्रपोजल देंगे पहले, फिर वो जो जगह हमको दे रहे हैं वो देंगे। किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जब हम उनको प्रपोजल देते हैं तो जगह भी वो हमको प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद सारा जो भी फंड वगैरह है सब इंस्टीट्यूट देती है। जो हमारी तरफ से रिसोर्स पर्सन, जो हमारी तरफ से भाई या बहन वहाँ पे जाते हैं, उनको सैलरी भी वो लोग देते हैं, जो मतलब कंप्लीट डे, जो पूरा डेडिकेटेडली वहाँ पे सेवा करते हैं, उनको सैलरी भी वो लोग देते हैं। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। दूसरा, फिर हम लोग ब्रह्मा कुमारी इसके साथ उनका MOU साइन होता है एजुकेशन विंग के साथ, जो हमारे मृत्युंजय भाई और पांड्यामणि भाई वो वहाँ पर जाकर के MOU साइन करते हैं कि जितना थॉट लैब के जितना मतलब आप जितना थॉट लैब को ऑनर करते हैं उतना हम भी करेंगे। हम थॉट लैब को कंटेंट देंगे, सारा जितना भी जो भी सारा स्टडी मटेरियल है वो हम लोग देंगे। फैकल्टी हम लोग दे रहे हैं अपनी तरफ से। जो गेस्ट फैकल्टीज़ वहाँ पे जाएंगे, जो सेशंस वगैरह कराने, वो सब फ्री में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे, सारा मैनेजमेंट हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से उनका क्या रोल रहेगा, हमारा क्या रोल रहेगा, वो डिसाइड होकर के फिर उसमें MOU में साइन होता है, ठीक है। उसके बाद में
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, फिर उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने के बाद वहाँ पे फैकल्टी को रखा जाता है, और वहाँ पे फिर उसके बाद इक्विपमेंट जो हमारे जो बताए गए हैं उनको वो लोग खरीद करके अपने पास रखते हैं। तो फैकल्टी जो है वो जो है मेडिटेशन करने का उसको मिनिमम वो 5 साल उसको ज्ञान में होना चाहिए। जिस फैकल्टी को हम रख रहे हैं उसको मेडिटेशन करते हुए 5 साल होने चाहिए। ऑफलाइन उसकी ट्रेनिंग कोई होनी चाहिए, राजयोगा थॉट लैब के बारे में उसको पता हो, और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉलेज में जब हम स्टेबलाइज करते हैं इसको तो कभी कभी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये बताई जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बिना उसको वहाँ पे नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। काम बहुत कम करता है, आउटपुट निकल ही नहीं रहा है। बहुत सारों को देखा, इतना ज़्यादा सोचे, बोला बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, देखा तो काम कितना कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बैलेंस उनके अंदर नहीं, इनर बैलेंस भी नहीं है, आउटर बैलेंस भी नहीं है, दोनों सब चीज़ें जो है बिगड़ी हुई है। बाहर किसी को बोलते हैं, सेंटर पे बोलते हैं दीदी, सेंटर पे हमारा सेंटर पे दीदी को बोलते हैं दीदी हमारा जॉब है, ये है, काम वाम करना पड़ता है। और जब जॉब में जाते हैं तो उनको बोलते हैं देखो घर का काम करना पड़ता है, और घर पे आते सोचते हैं यार देखो जॉब भी जाता हूँ, सेंटर पे जाता हूँ, तो एक भी जगह ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, तो बैलेंस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना इनर बैलेंस पहले चाहिए हमको। हम बैठ करके की चीज़ों को बहुत टाइम तक सोचते हैं कि यार क्या किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, वो किया जाए। सेंटर पे टाइम पे जाना था, अब 10-15-20 मिनट लेट हो गए ना, सेंटर पे टाइम पे जा पा रहे हैं, सोचते हैं टाइम पे जाए, सेंटर पे भी टाइम पे जा पा रहे हैं, फिर सोचते हैं कि सेंटर पे टाइम पे जा पाएँ तो उधर ऑफिस का भी काम नहीं कर पा रहे हैं, और फिर सोचते हैं सेंटर और ऑफिस का काम कर पाए तो घर का भी काम नहीं कर पा रहे। तो ये सारा बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अपना इनर मैनेजमेंट करनी चाहिए, अपनी थॉट्स, जैसा वो पहले वाला बताया, अपनी थॉट्स पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपने वर्क पे अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो आउटर चीज़ें ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती है। बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसीलिए तो बाबा अभी हमको क्या सिखाते हैं, 100 परिवर्तन करेंगे तो आप विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। अपना तो छोड़ो, ये अपनी चीज़ें तो छोड़ो आप, तो अपने अंदर अगर परिवर्तन हम करते हैं, है ना, अगर मन बुद्धि संस्कार पे अगर हम काम कर लेते हैं तो हमारे लिए बाकी सब चीज़ों पे काम करना मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये जितना भी ज्ञान है इसको समझ करके और प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकली अपने अंदर लाना है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, उन सब चीज़ों को समझते हुए प्रॉपर मेडिटेशन करना है, प्रॉपर ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। उसको सिर्फ इकट्ठा करके नहीं रखना है पेजेस में, डायरीज में, और अपनी बुद्धि के अंदर भी। चाणक्य से चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मेरा बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि मैं आप इतने अच्छे से गुरुओं के संरक्षण में हूँ और इतना अच्छा ज्ञान सुन रहा हूँ, मुझे लगता है मैं यहीं रहूँ। चाणक्य ने बोला नहीं, ये तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक है। बोला कैसे? बोला ज़्यादा ज्ञान सुन लोगे और उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाओगे तो वो तो अहंकार बन जाएगा। अगली बार तुमसे कुछ और करने के लिए बोलेगा तो बोलेगा अच्छा नहीं मुझे आता है, तुमने किया तो है ही नहीं। तो बोलते हैं कि जितना ज्ञान सुना उसको पहले प्रैक्टिकल में लाते जाइए, तो आपके अंदर परिवर्तन भी आता जाएगा। और जिसके अंदर ज्ञान आता है, जिसके अंदर ज्ञान होता है उसके अंदर ऑटोमेटिक पोलाइटनेस, उसके अंदर ऑटोमेटिक निर्माणता, निरंकारिता ऑटोमेटिक आती जाती है। ठीक है, थॉट लैब में जो है हम जैसा कि बताया था कि हम सबसे पहले सेल्फ को एम्पावर करते हैं, जैसा कि वो सब चीज़ों में बताया। हम अपने थॉट्स के लेवल पर काम करके खुद को एम्पावर करते हैं। तो किसी भी आत्मा को जब हम ज्ञान देते हैं तो सबसे पहले पहला चैप्टर सेल्फ रियलाइजेशन ही है, उसको आत्मा के बारे में बताते हैं। सारी चीज़ों से, शरीर से और शरीर के जितने भी काम है उसको मुक्त करके पहले उसको शरीर से डिटेच आत्मा बताया।
ताकि वो लाइट तो हो गया, पहले लाइट होगा तब तो काम करेगा। तो पहले उसको सेल्फ रियलाइजेशन करवाया, फिर उसके बाद उसको पॉजिटिव चेंज लेकर के आया उसकी पर्सनैलिटी के अंदर। पहले वो हर चीज़ को सोचता था ये कैसे करूँगा, ये तो नहीं हो पाएगा, नेगेटिविटी से उसको अलग लेकर के आया। इस संसार में जो भी काम करना है हर चीज़ में रिस्क तो है। हमने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर ही था रिस्क। घर से निकलते हो तो भी रिस्क है, सांस लेते हो तो भी रिस्क है। तो बस फिर इतना छोटी छोटी चीज़ों से हमको घबराना नहीं है। और वैसे ही बाबा ने तो हमको बताया ही हुआ कि अब तो अंतिम समय है, अब तो जितना ज़्यादा 20 नाखूनों का जोर आप लगा सकते हो उतना पुरुषार्थ कीजिए। फ्रीडम, स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर से हमको फ्रीडम मिलती है। स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर से उनको फ्रीडम मिल जाती है। फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिसीजन मेकिंग पावर। 1969 की मूली है, अंत समय में जिसके अंदर परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी वो पास ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। किस परिस्थिति में, किस जगह पे, किस प्लेस में मुझे क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है। उसके बाद साइंस और स्पिरिचुअलिटी को हम कैसे साथ लेकर के चीज़ों को समझ सकते हैं। आपको कुछ कुछ चीज़ों के इस तरीके से हम उदाहरण देंगे कि आप शॉक हो जाएंगे कि हाँ ये चीज़ भी संभव है क्या। सृष्टि चक्र को 5 मिनट में कि वो सृष्टि चक्र ही है ये बताया जा सकता है साइंस के द्वारा। हमारे शरीर में किस तरीके से परिवर्तन आते हैं ये बताया जा सकता है कि जब हम देवता थे, जब हम मनुष्य बन गए तो शरीर में परिवर्तन कैसे आया, क्या परिवर्तन आया, क्यों आया, ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं साइंस की हेल्प से। ये सृष्टि को चक्र क्यों बताया जाता है ना, ड्रामा व्हील क्यों होता है ये भी समझा जा सकता है। घड़ी को गोल भी दिखाया जाता है, टाइम को साइक्लिक क्यों बताया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम समझ सकते हैं साइंस की हेल्प से, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स करके। तो आध्यात्म में जिन चीज़ों को बताया जाता है उन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन विज्ञान देता है और उन चीज़ों को हम समझ भी सकते हैं। ये सब चीज़ें आती कहाँ से, बाबा ने बोला ना, मूली क्या है, ज्ञान है, और योग क्या है, विज्ञान है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना। तो हम इन्फॉर्मेशन ना बताएं। अगर आपसे बोला जाए, अगर 5 मिनट में किसी को या 2 मिनट में किसी को बोला जाए कि आप बताइए राजयोग क्या है, तो बता सकते हैं। 2-5 मिनट में बताइए राजयोग क्या है, या राजयोग का कोर्स ही करा दीजिए आप 5 मिनट में, तो बता सकते हैं। कोई ट्राई करे थोड़ा बहुत, बताइए कोई बता सकते थोड़ा बहुत तो कुछ तो बताओ मैं 2 मिनट 5 मिनट में कुछ आप बताएंगे दीदी। कोई परमात्मा से हो गया, वेरी गुड। पतित से पावन करना, राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स 5 मिनट में। देखो आंसर तो आ रहे हैं बहुत, वेरी गुड। अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, वेरी गुड। हाँ, कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना, वेरी गुड। दुनिया का मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य, अगर हम नई दिशा देना जीवन को, आत्मा का तार परमात्मा से जोड़ना, जीवन जीने की कला सिखाना। हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान। ये मेरा शरीर है, मैं उसका राजा हूँ। ये मेरा शरीर है, मैं उसका राजा हूँ। विकल्प विनाश करना। अच्छा हाँ हाँ बताइए, बिल्कुल बिल्कुल 5 मिनट बोल सकते हैं आप। इस तरह से बोल सकते हैं कि हम एक चैतन्य
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा बताया मैंने। लेकिन एक मेरा आपसे वापस प्रश्न है, जितना सबने बताया ये क्या था? ये राजयोग मेडिटेशन था? क्या था ये? 7 days कोर्स था? ये सारे थॉट्स ये सब थॉट्स था? का बेनिफिट ये सब क्या था? ये सब इंफॉर्मेशन थी बस। क्या था? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन और ज्ञान में डिफरेंस है भाई। आपने ये सब बातें मुझे बताई, एक ने बताया आत्मा का तार परमात्मा से जोड़ो। अब मैं पहली बार आया हूँ आपके पास ना, आपने बोला मुझे आत्मा का तार परमात्मा से जोड़ो। मैं आपकी कोई चीज़ अपने पास कब लूँगा? आप मुझे कोई चीज़ दे रहे हो, मैं उस चीज़ को कब लूँगा? आप मान लीजिए मेरे लिए कपड़े लेकर के आए हो, मैं कब लूँगा? जब मेरे फिटिंग के होंगे तब तो लूँगा। अब आपने आत्मा की बात बोली, वो मेरे फिटिंग, मैं आत्मा, मैं कैसे आत्मा कैसे? मैं तो नहीं हूँ आत्मा, मेरी फिटिंग की बात नहीं है। फिर बोला कि किसी ने बोला कि नहीं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमको अपने नियंत्रण करना चाहिए। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है, कर्मेंद्रियों को अपने हिसाब से चलाना चाहिए, सुना है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। इन्फॉर्मेशन सुनाना और ज्ञान सुनाना दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब सामने की फिटिंग की चीज़ जब आप सुनाते हो, जब सामने वाले के लिए फिटिंग की चीज़ आप सुनाते हो, उसको ज्ञान सुनाना बोलते हैं। आप अपने हिसाब से ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन है बस। जैसे न्यूज़पेपर में आता है ना, इधर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वहाँ यहाँ मर गए, और हम बोलते हैं आप विनाश होने वाला है। दोनों बात बराबर है। हम उसको इन्फॉर्मेशन सुना रहे हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन हम उसको ऐसी सुना देते हैं, इन्फॉर्मेशन 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 उसके दिमाग पे बोझा हो, पड़ रहा है वो। ज्ञान नहीं सुना रहे, हम इन्फॉर्मेशन सुना रहे हैं। हमारा अनुभव है 6-7 साल से, अगर हम किससे 2 मिनट या 5 मिनट भी बात कर लेते हैं, तो वो आत्मा हमसे, चाहे फ़ोन पे, चाहे हम कभी नहीं मिले, बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले। पूरे इंडिया से हमारे पास काउंसलिंग के लिए फ़ोन आते हैं, तो जिनसे हम कभी नहीं मिले, 5 मिनट बाद वो ये बोलते हैं आपसे बात करके बहुत लाइट अनुभव हुआ, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, और हम अभी अपनी समस्या से मुक्त हैं। तो हम उनको राजयोग का मेडिटेशन, जैसे हमने ये चीज़ सीखी जगदीश भाई जी की क्लास से, उन्होंने बताया कि यार अगर आप राजयोग मेडिटेशन बताना चाहते हैं, जो एक छोटा बच्चा होता है, कोई जिस बच्चे ने जन्म ही लिया है, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का बच्चा होता है, उस बच्चे को उसके माँ बाप कभी सोना नहीं सिखाते हैं। इसी तरीके से हम भी उठते हैं, काम करते हैं, थॉट्स चलाते हैं। जब हम सोते हैं तो हम अपनी बॉडी को या मन को कमांड देते हैं कि देखो भाई अब मेरे सोने का टाइम हो गया, तो थॉट्स बंद हो जाती हैं। ऐसा ही होता है, थॉट्स क्या हो जाती है? बंद हो जाती हैं। राजयोग मेडिटेशन में बैठ करके भी हम यही करते हैं। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारी थॉट्स कम हो जाती हैं, और फिर इसी तरीके से हम उस समय क्या करते हैं? अपनी थॉट्स में परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। जब चीज़ें फास्ट चलती रहती हैं तब आप कुछ नहीं कर सकते। जब मशीन फास्ट चलती रहेगी तो आप उसमें साफ़ सफाई नहीं कर पाओगे। हल्का हल्का चलेगी तो साफ़ सफाई कर सकते हो। तो उस समय राजयोग का मेडिटेशन करते समय हम अपने अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तो इट इज़ एज सिंपल, इसलिए बाबा बोलते हैं राजयोग मत बोलो, सहज राजयोग बोलो। तो बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल बहुत इजी है। उनको इतना इजी बता दो कि हाँ ये तो इतना इजी है भाई। अभी हम जब बीइंग लाइट वाला इसके बाद जब कोर्स कराएंगे थोड़ी देर में, तो उसमें आपको बताएंगे बहुत सिंपल टेक्निक्स मेडिटेशन की। मेडिटेशन हमको एकदम से स्टार्ट नहीं कर देना, वो पहले ही हारे हुए हैं, बहुत सारे हारे हुए आपके पास आएंगे तो भाई हमसे तो मेडिटेशन नहीं होता है। तो वो हारे हुए आपके पास आएंगे कि उन्होंने संसार के सारे मेडिटेशन ट्राई कर लिए हैं, अब आप देख लो, अब तो कुछ और हो। तो अब उनको बहुत सिंपल तरीका बताएंगे। तो इस तरीके से अगर हम उनको समझा पाते हैं कि हाँ देखो जगता तो मैं भी हूँ, काम भी मैं करता हूँ, सोता भी मैं हूँ, हाँ तो मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ, तो मैं इस मेडिटेशन को कर सकता हूँ। और इतने अच्छे रिजल्ट हमको मिले। इतने मानसिक रोगी जिनको डॉक्टर्स ने बोल दिया कि भैया हमसे तो नहीं हो पा रहा, वो आते हैं हमारे पास और 7-8 दिन में बिल्कुल ठीक होकर के। तो इस तरीके से साइंस और स्पिरिचुअलिटी को हम देख करके अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं।
ठीक है। और जो मैंने बताया था वो सारे प्रोजेक्ट ट्विस्टर और वो सारे हैं इसके अंदर, मेमोरी मैट्रिक्स वर्ड फ्लो वगैरह सब, तो ये प्रोजेक्ट्स कुछ लैब मैनुअल, लैब में किस तरीके से हम काम करते हैं, अलग अलग विजुअलाइजेशन मेडिटेशन टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स बताई हुई है इसके अंदर। क्रिएटिंग पावरफुल एटमॉस्फेयर और रेस्पॉन्स किस तरीके से आएगा, और एक्टिविटीज़ किस तरीके से हम कराएंगे, गेम्स हैं इसके अंदर सारे अलग अलग, वो चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है। और ये अलग अलग एक्सपर्ट्स के व्यूज़ हैं कि राजयोगा मेडिटेशन जो है या राजयोगा थॉट लैब जो है वो किस तरीके से अच्छा चेंज ला रहा है, किस तरीके से इफेक्टिव है, और ये तो होना ही होना चाहिए। अगर कोई नहीं जा पा रहा है तो इस राजयोगा थॉट लैब के थ्रू हर इंसान तक राजयोगा पहुंचे। ठीक है। एक्सरसाइजेज इन थॉट लैब के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने एग्रेसिव थॉट्स हम पीस ऑफ माइंड के लिए कराते हैं, इम्पल्सिव थॉट्स बैलेंस माइंड और स्टिलनेस माइंड के लिए कराते हैं, मतलब अलग अलग। वो प्रॉब्लम थॉट इज हार्टेड, उसका सॉल्यूशन ये। ठीक है। तो एग्रेसिव थॉट्स चल रही हैं, पीस ऑफ माइंड, हम उसका माइंड को जो है पीस कर देंगे इस तरीके से। अलग अलग फोकस, नॉन फोकस थॉट्स चल रही है, उसको कंसंट्रेटिव थॉट्स के फॉर्म में बदलना है। सबसे पहले दिक्कत यही आती है, जो भी कोई काउंसलिंग के लिए हमारे पास आता है उसको वास्तव में कभी कभी अपनी समस्या ही नहीं पता होती है। अभी लास्ट कुछ ही दिन पहले एक स्टूडेंट का कॉल आया था। उस स्टूडेंट का कॉल इसलिए मेरे पास आ गया था क्योंकि 1 साल पहले मैं उससे कुछ देर के लिए मिला था और मैंने उसको कुछ मिनट्स के लिए मेडिटेशन कराया था। तो वो उस चीज़ को भूल ही नहीं थी, उसमें मेरा नंबर कहाँ कहाँ से ढूंढा और 1-1.5 साल बाद उसने मुझे फ़ोन किया, बोला सर मुझे हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम हो गई है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है अलग अलग चीज़ें दिखाई देना। ठीक है। तो हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम हो गई है। मैं सेंटर भी गई थी, मैंने 7 डेज़ कोर्स किया, लेकिन मुझे उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना आपने उस एक दिन कुछ मिनट जो मेडिटेशन कराया था उससे जितना फ़ायदा हुआ था। मैंने उसको कोर्स नहीं कराया, 7 डेज़ का कोर्स नहीं कराया, मैं सिर्फ उससे कुछ मिनट मिला था। तो उसको तो रास्ता पता था, तो उसने मुझे फ़ोन किया। फिर उसने, मैंने बोला साइकेट्रिस्ट के पास गई। मैंने बोला साइकेट्रिस्ट ने क्या बोला, कि उन्होंने बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कुछ विटामिन की गोलियाँ दे दी और कुछ गोलियाँ दे करके मुझे भेज दिया। तब मैंने उसकी काउंसलिंग की तो मुझे एग्जैक्टली पता लगा कि वास्तव में उसको बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी। मैंने उससे पूछा कि रात को लेट तक जागते हो, उसने बोला हाँ। मैंने बोला कि रात को सोने से पहले अगर कुछ थॉट्स हमारे अंदर ऐसी रह जाती हैं जो नेगेटिव है, जो पेनफुल है, तो मुझे पता लग रहा था कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें उसकी थी, क्योंकि स्टडी की वजह से उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ था। तो मैंने बोला रात को ऐसा हुआ है, सो के उठ करके आप जाग करके रोने लगे हो? तो उसने बोला हाँ ऐसा भी हुआ है। मैंने बोला आपको चेस्ट में पेन होता है? तो बोला हाँ। तो जो जो चीज़ें मैं उसको बोला वो सब चीज़ें उसमें उन्होंने बोला कि हाँ ऐसी बात है। तो जब उसको चीज़ें पहले तो रेक्टिफाई किया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो डिस्कस करके पहले उसको बताया कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के बेस पे सॉल्यूशन क्या हो सकता है।